दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। आ, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह फैली हुई है कि सरकार 500 रुपये का नोट भी बंद करने जा रही, क्योंकि 500 रुपये के नोट बैंकों में आ नहीं रहे, बाजार में दिखाई नहीं दे रहे। तो वो निश्चित रूप से कुछ काले धन के रूप में भ्रष्ट तत्वों के यहाँ डंप हैं, ये उससे एक अनुमान हो रहा है। रिजर्व बैंक की इस बारे में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उस रिपोर्ट के बाद ही ये अफवाहें फैली कि ये 500 रुपये का नोट भी सरकार बंद करने जा रही, ताकि भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो सके। हालांकि इसके बाद में सरकार का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसने खंडन किया है कि नहीं, ऐसा सरकार कोई ऐसा कदम उठाने के लिए नहीं सोच रही है, और 500 रुपये के नोट को बंद करने का फिलहाल सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि ऐसे कदम उठाने की, कोशिश नोटबंदी करने की सार्थकता तभी है जब वो जब तक उसको क्रियान्वित किया जाए तब तक वो चीज़ गोपनीय रहे। वरना अगर सब लोगों को पहले ही पता जो हो जाएगा तो फिर लोग जो है वो मैनेज कर लेंगे और उसको जो है वो नोट अपने को खपाने में सफल हो जाएंगे, नोटों को एक नंबर में करने में सफल हो जाएंगे। तो उसकी सार्थकता तो तभी है जब वो ये कदम अप्रत्याशित रूप से उठाया जाए। तो सरकार का ये जो खंडन है, हो सकता है कि तात्कालिक तौर पर जो अफवाहें फैली हैं तो उससे सरकार ने समझा हुआ कि जिनके पास में बेशुमार 500 रुपये के नोट जिन्होंने डंप कर रखे, वो लोग सतर्क हो गए होंगे और वो उन नोटों को कहीं ना कहीं और ऐसे इस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले होंगे ताकि वो पकड़ में ना आए। तो इसलिए सरकार ने, हो सकता है कि पहले इरादा बनाया हो लेकिन अभी इरादा कुछ समय के लिए टाल दिया हो, और कुछ जब लोग जो है फिर बेखबर हो जाएं उसके बाद में ये कदम वास्तव में उठा दिया जाए। इसके पहले भी सरकार ने नोटबंदी की थी, मोदी सरकार ने, वो भी बड़ी अप्रत्याशित रूप से की गई थी। वो भी मुख्य रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी, क्योंकि मोदी सरकार सत्ता में आई इस बात की थी कि ये भरोसा दिलाकर ही आई थी सत्ता में कि उसने एक तो साबित कर दिया था कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी, कांग्रेस की जो तत्कालीन सरकार है वो अत्यंत भ्रष्ट सरकार है, और इसके साथ साथ उसने भरोसा दिलाया था कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी, और भ्रष्टाचार से के जरिए जिन लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी है और विदेशों में भी जिन्होंने काफ़ी काला धन जमा कर रखा है, उनका सारा धन जो है उनकी अंतड़ियों से खींच कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सरकार में बैठने के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों को दूसरे मुद्दों में उलझाना शुरू कर दिया, और ये बात जो है आई गई कर दी उसने कि तो उसने भ्रष्टाचार के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि जो काला धन है वो बाहर निकले और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार के मुखिया हैं, उनकी शोशेबाजी करने की आदत है, और पहले तो जब उनको जुमलेबाज कहा जाता था तो उनके जो अंधभक्त हैं वो पता चला ऐसे लोगों को, ऐसे जो उनको कहते थे जुमलेबाज, उन पर जो है पिल पड़ते थे और उनको बुरी तरह ट्रोल किया जाता था, उनकी जुबान खामोश करा दी जाती थी। पहले इस पर लोग बहुत बुरा मानते थे कि जब ये कहा जाता था कि मोदी सिर्फ शोशेबाजी करते, कोई काम नहीं करते। लेकिन अब तो उनके अंधभक्त भी ये मानने लगे कि वास्तव में मोदी जी का काम बहुत कम है और वो डायलॉगबाजी करते रहते। इसके अलावा उनका कोई ठोस कदम उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखाया कि एक नई व्यवस्था का निर्माण हो, एक आदर्श व्यवस्था का निर्माण हो, उसके लिए वो कोई ठोस कदम उठा रहे होंगे। ऐसा उन्होंने अपने फैसलों में या ऐसे कदम उठाने में कोई उनका कोई काम दिखाई नहीं दिया है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि मोदी जी ने इसी तरीके से ये जताने के लिए कि हम वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त हैं, भ्रष्टाचार पर हमारे पास में बड़ी योजनाएं हैं काला धन बाहर निकालने की, तो उस नाम पर उन्होंने नोटबंदी घोषित की थी, जिसमें 1000 रुपये के नोट बंद करा दिए गए थे।
लेकिन वो भी फिर तो उन्होंने उस नोटबंदी के कई और भी कारण गिनाए थे कि नहीं उसी के ज़रिए हमें आतंकवाद को भी ख़त्म करना है और तमाम सारी चीज़ें बताई थी, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। लेकिन ये अब ये स्पष्ट हो चुका है कि उस नोटबंदी के पीछे भी भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की कोई मंशा नहीं थी। वरना अगर सरकार का इरादा भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का होता तो बैंकें जो बड़े जिनके पास में बड़ी तादाद में नोट थे, जो नोट बंद किए गए थे, उन बैंकों ने कमीशन के आधार पर बड़े लोगों के, आम आदमी तो परेशान हुआ लेकिन बड़े लोगों के साथ सारे नोट बदल डाले। तो उन बैंकों पे पहले ही इस बात का अनुमान हो जाना चाहिए था सरकार का, अगर सरकार का इरादा नेक होता और वो बैंकों पर सख्ती करती कि बैंक ये धांधलियाँ नहीं कर पाती, लेकिन बैंकों को उसने पूरी छूट दी कि कमीशन लेके तो बैंकर्स मालामाल, बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो तो मालामाल हो गए, और लेकिन भ्रष्टाचार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे बड़े आदमियों के, सारे जितने काले धन वाले लोग थे उनके जो है नोट बदल लिए गए। अगर किसी को परेशानी हुई उस नोटबंदी से तो नोटबंदी के से परेशानी केवल आम लोगों को हुई, जिनको लंबी लाइन में लगना पड़ा, कई कई दिन तक भूखे रह के खड़े रहना पड़ा, फिर भी उनके नोट आखिरी तक नहीं बदले जा सके। कई लोगों के नोट इस प्रयास में बर्बाद हो गए। सरकार का इरादा नेक होता तो उसको वो जो है अगले ही दिन अगर सारे देश भर के अधिकांश जिलाधिकारियों के बंगलों की छानबीन करा देती, एसपीज के बंगलों की करा देती, इंजीनियरों के बंगलों की छानबीन करा देती, तो वो एक दो दिन तो वो अपना जो है वो उस केस को ठिकाने लगा ही नहीं पाए थे, उसको बदलवा ही नहीं पाए थे। वो सब पकड़ा जाता हर जिलाधिकारी के यहाँ से, और हर इंजीनियर के यहाँ से, और हर आईआरएस अफसर के यहाँ से, मतलब सारे ARTOs के यहाँ से, राज्य परिवहन निगम में जो काम करते उनके यहाँ से, मतलब अधिकांश लोगों से, हर से मतलब मेरा ये नहीं कि 100% लोगों से अभी भी इतनी बेईमानी के बावजूद भी अभी भी ईमानदार अधिकारी और ईमानदारी कर्मचारी जिंदा है। तो मैं से मेरा आशा ये नहीं कि 100%, लेकिन जो अधिकतम प्रतिशत है 90% तो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, तो 90% लोगों के यहाँ से वो बड़ा संख्या में काला धन बरामद होता और उसकी एक सार्थकता नोटबंदी की सामने आती, और लोगों को पहली बार लगता कि मतलब लोगों की जो मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाती, लोग जैसी लोगों के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक उत्साह पैदा करने वाला कोई कदम होता। लेकिन सरकार का चूँकि ऐसा लगता है कि सरकार खुद भ्रष्टाचार के जाल में फंस गई है। जब पूरी दुनिया में हो रहा है, अकेले भारत में ही नहीं हो रहा कि सरकारें बनवाने का काम भ्रष्ट तत्व ही कर रहे, जो काला धन है उसी के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। अब अमेरिका में एलन मस्क के और उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, ट्रंप के, और दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ जिस ढंग के रहस्योद्घाटन कर रहे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि अमेरिका में भी जो अपने को दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र कहता है, वहाँ पर भी पैसे की महिमा चुनाव में किस कदर, चुनावी फैसले को किस कदर तय करती है। और हिंदुस्तान में तो ये है ही। तो ये सरकार जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, जो अटल युग में पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, जिसमें अगर कहीं से वो कुछ चंदा अंदा उगाने का काम करते भी थे, कुछ जो है बेहिसाबी संपत्ति लगाने का काम भी करते थे, तो वो बड़ा ओट में सारे के सारे काम होते थे, इस पैमाने पर नहीं दिखाई देते थे। जैसे आज खुल्लम खुल्ला आज जो है ये काम हो रहा है, आज खुला खेल फर्कावादी खेला जा रहा है, और ये बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि मोदी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की आज जो सरकारें बन रही हैं उनमें चुनावी धांधलियाँ भी हैं, और साथ साथ में अकूत पैसे की वर्षा है। जो IT सेल है उस पर अकूत धन किया जा रहा है, और उसके जरिए अकूत धन इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके जरिए लोगों के विवेक को विकृत करके, लोगों को गुमराह करके और समर्थन जुटाया जा रहा है। तो इसलिए सरकार का कोई इरादा नहीं है, वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी का कोई इरादा नहीं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, वरना सरकारें गिराने के लिए विधायकों और सांसदों को, विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए, राज्यसभा चुनावों में विपक्षी सांसदों की खरीद फरोख्त करने के लिए जितना उन्होंने रेट बढ़ा दिया है,
वो उतना पैसा अगर छोटी मोटी अगर जो है अगर बेईमानी तक स्थितियाँ को सीमित कर दिया जाएगा, ऐसा खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का खेल नहीं होगा, तब तो इनका पूरा खेल ही समाप्त हो जाएगा। ये तो फिर इनको लगता है कि हम तो सरकार में बचेंगे ही नहीं, तो इनकी मजबूरी हो गई कि भ्रष्टाचार को अनदेखा करके साथ साथ में जिस ढंग से बाजारवाद का के प्रभाव में ये आध्यात्मिकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म की बात करने वालों के अंदर जिस ढंग की विलासिता का, जिस ढंग की ऐश्वर्य का, जिस ढंग के वैभव का को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे तो लोगों को अपनी ज़रूरतें, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाओं के तृप्तिकरण के लिए वो पैसे कमाने पड़ेगा लोगों के अंदर। लोगों का तो ईमान का लोगों का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। बहुत से मंत्री और विधायक इस पार्टी के ऐसे हैं जो कल तक चप्पल चटकाते घूमते रहते थे, आज उनके यहाँ अगर कोई त्रयोदशी के आयोजन से लेके और कोई जो है मांगलिक कार्यक्रम भी होता है, उसमें वो लाखों लोगों को, हजारों लोगों को भोजन की और दावत की और बड़ी महंगी, बड़ी शानदार दावत की व्यवस्था की जाती है। एक होड़ मची हुई है कि हम कितने आलीशान तरीके से रहते हैं, कितने आलीशान तरीके से अपने निजी आयोजन करते हैं, कितनी, और वो भी जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहा जा रहा था कि वीवीआईपी कल्चर हमने ख़त्म कर दिया, योगी जी दुहाई देते थे, लेकिन आज मंत्रियों के साथ कितना बड़ा फौज फाटा चलता है, एक मंत्रियों को कितनी कारें मुहैया कराई गई, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये इसी तड़क भड़क के आधार पर, इसी चकाचौंध के आधार पर, इसी ऐश्वर्य प्रदर्शन के आधार पर ही ये भी एक उन्होंने एक तरीका बना लिया, ये भी एक, इसको भी एक अपना एक हथकंडा बना लिया है लोगों पर, लोगों की मानसिकता पर हावी होने का। और लोग उस चकाचौंध की वजह से भी लोग जो है हीन भावना के शिकार होके और सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर होते हैं। लोगों की इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी को भी लोगों ने पकड़ लिया है। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, देश में उत्पादन बढ़े, देश में नए जो दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनमें भारतीय वैज्ञानिक आगे आए। इस ढंग के भी उपक्रम और उद्यम बिल्कुल इस भ्रष्टाचार के चलते तबाह हो गए। सारे लोग जानते हैं कि पूरा जो शेयर बाजार का जो खेल है वो टिक के आधार पर चल रहा है। जो सरकार की जो चहेती उद्योगपति हैं वो किस ढंग से जो है शेयर बाजार में मैनिपुलेशन करके और वो बिना कोई प्रोडक्शन किए हुए और वो जो है वो भारी मुनाफा कमाते हैं और दुनिया के शीर्ष अमीरों में वो शामिल हो जाती है। ये खेल चल रहा है, लेकिन इस पूरे फरेब से, ये इस मायावी खेल से, इससे तो एक दिन तो कहीं ना कहीं देश की लुटिया डूब जाने वाली है। अगर ये सोता रहा, ये तो ये भ्रम, ये मृग मरीज का एक दिन तो ख़त्म हो जाने वाली, क्योंकि सब कुछ इसमें नकली है, सारी उपलब्धियां नकली हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता भी बुला दिया, लेकिन एक सशक्त जनमत का निर्माण होना एक ज़रूरी है। वो उसमें लोगों को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम अगर इस मौके पर भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात कहना, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई आंदोलन करना वर्तमान सरकार को स्थिर करने का प्रयोजन है, जो बड़ी राष्ट्रवादी है, जिसकी कृपा से ही हम जो है हमारा वजूद कायम है। और मोदी जी अगर नहीं रहेंगे, लगता है कि मोदी जी हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये देश भी नहीं रह जाएगा, कोई बचाने वाला भी नहीं रह जाएगा। ये इस खाम ख्याली में जो सरकारों पर अंकुश लगाने का जो जनमत का दायित्व है, उस जनमत ने लोगों ने उस दायित्व को बुला दिया। उस दायित्व को लोगों को जो है उस दायित्व के प्रति फिर से जागरूक होना पड़ेगा, भले ही वो इसी सरकार को चुने। लेकिन अगर वो इस सरकार की जो गलत कदम है, जो भ्रष्टाचार के और काले धन के खिलाफ कार्रवाई न करने का कदम है, उसे लेकर भी अगर जनमत अगर कहीं से ये अगर उस पर भी अंकुश लगाने की भावना, जन भावनाएं अगर परिलक्षित की जाती है, तो इस सरकार से भी बेहतर काम लिया जा सकता है। अगर आपको बड़ी सरकार से हमदर्दी है कि ये सरकार बनी रहे, तब भी आपको
ये अपना अंकुश लगाने का की जो शक्तियाँ आपको लोकतंत्र के नाते हासिल है, उसमें आपको जो है मुरब्बत नहीं करनी चाहिए, उन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपकी, अगर आप इसको अपनी चहेती सरकार समझते हैं तो इस चहेती सरकार के भी परिणाम सामने हैं। ये इस चहेती सरकार से भी आप बहुत बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, एक आदर्शवादी व्यवस्था कायम कर सकते हैं। मैंने इस प्रसंग को, भ्रष्टाचार के प्रसंग को जो है इसलिए उठाया कि इस समय भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पे सबसे ज़्यादा सरकार ने जिसको उपकरण बना रखा वो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है। लेकिन अब तो पिछले करीब 8-10 दिन के अंदर कई प्रवर्तन निदेशालय की जो शीर्ष अधिकारी हैं वही गिरफ्तार हुए और उनके यहीं पे करोड़ों रुपए की जो है वो नकदी मिली है, अरबों खरबों रुपए की उनकी जो है अवैध अचल संपत्तियों का पता लगा है। जैसे गाजियाबाद में एक IRS अधिकारी हैं जो ईडी में एडिशनल डायरेक्टर हैं, अमित नगम, उनको पकड़ा गया है। उनके यहाँ 14 बेशकीमती अवैध संपत्तियों का उनके पास से पता चला है और वो 2008 से लेकर 2018 तक उन्होंने यूपी में काम किया और तब वो जम के उगाही कर रहे थे और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी जो अपने को कहती है, जिसके नेता कहते हैं कि बहुत दूध के धुले हुए, उनमें से किसी ने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। और ईडी जिसके जरिए वो ये दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने का काम कर रहे हैं, हम समाज में ईमानदारी को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले मगर बच्चों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, तो उसको अपने उस ईडी के अधिकारी ये तो ध्यान रखना चाहिए कि ईडी का तंत्र कितना साफ सुथरा है, वो ही कितना ईमानदार है। वो अकेले अमित निगम की बात नहीं है, इसके पहले भी हमने बताया कि चंडीगढ़ में भी एक एडिशनल डायरेक्टर है संजय सिंघल, उनको भी हाल में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भी 45 लाख रुपए की, पता चला, एक रिश्वत मांग रहे थे एक व्यापारी से। उस व्यापारी ने फिर शिकायत की तो पहले तो उनका एक दलाल जिसके माध्यम से वो रिश्वत उगाने का काम करते हैं उसको हाल ही में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में अमित सिंघल को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, तो वो भी जो है ईडी से जुड़े हुए थे। इसके पहले भुवनेश्वर में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक ईडी के अफसर हैं चिंतन रघुवंशी, उनको जो है वो एक खनन व्यापारी से 50 लाख रुपए की उगाही कर रहे थे, उनको भी इस मामले में पकड़ा गया। और पकड़ इसलिए हो रही कि पहले जो ये था कि एक बना हुआ था पैमाना अघोषित रूप से कि हम एक अमुक काम का अमुक पैसा लिया जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा हो गया जैसे वो व्यापारी हों, किसी जो है उद्यम के मालिक हों, उस तरीके से अपना रंगदारों की रंगदारी वसूलने वाले जो छिछोरे हैं उनकी तरह से अब मतलब उनकी मानसिकता बन गई अधिकारियों की। अब तो वो इतनी कीमत मांगते हैं, इतना ज़्यादा कमीशन, इतनी ज़्यादा रिश्वत मांगते हैं कि उसको देने की बजाय फिर वो विद्रोह कर देता, वरना वो जितना पहले आसानी से ले जाते तो चुपचाप तो वो मामले दबे रहते और कोई नहीं पकड़ता। लेकिन पकड़ें इसलिए हो रही कि उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक्सटॉर्शन सारी सीमाएं पार कर गया है। व्यापारी को लगता है कि अगर हम इतनी रिश्वत देंगे तो अब तो हम तब तो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे, सारे का सारा पैसा इनके अधिकारियों के पास में ही पहुंच जाएगा। आज विकास कार्य हो रहे हैं, अभी तो ये रिश्वत मांगने में पकड़े गए, अभी उनकी जांच नहीं हो रही कि विकास कार्य इतने धड़ल्ले से क्यों कराए जा रहे हैं। आप धड़ल्ले से टैक्स लगा रहे हैं ताकि भरपूर संसाधन हो और फिर आपके पास में कोई कल्पना नहीं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो आप जो है बिना किसी औचित्य के तमाम सारे विकास के और सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए जा रहे, ताकि जब वो काम होंगे तो तभी तो कमीशन आएगा। तो वो जो विकास के नाम पर जो बजट खर्च किया जा रहा है उसका 70% तक कमीशन के रूप में अधिकारियों और नेताओं के बीच में जा रहा है। तो ये पूरा जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है, जो करारोपण का जो पूरा जो अत्यधिक जो कर लगाने का ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम के पीछे
पूरा का पूरा यही है कि जितना ज़्यादा कर आएगा वो केवल उनको पोषने के लिए, उन भ्रष्ट तत्वों को पोषने के लिए ये इतने ज़्यादा कर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब इसकी इंतहा हो चुकी, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और बहुत ही जनता को, लोगों को बहुत ही दुर्दिनों का सामना करना पड़ेगा अगर जनता इसके प्रति जागरूक न हुई। निश्चित रूप से उनको जो है बेखुदी का शिकार बनाया गया है कि एक नशे में किसी को गाफिल करके और उसको लूटने का जो जहर खुरानी जैसा होता है, तो लोग मतदाताओं के साथ में जहर खुरानी जैसा काम हो रहा है। इसीलिए वो इतने ज़्यादा बेसुध हैं कि वो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होते थे। सरकारें हिंदुस्तान में आज तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बदली जाती नहीं थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब भ्रष्टाचार के मुद्दे को कोई उसको लेकर दिमाग के, जो लोगों के दिमागी सिग्नल है, उन चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन ये बहुत ही जो है एक वैसा लक्षण है, बहुत ही चिंता करने वाला लोगों की मानसिकता का इस लक्षण है। तो ये है कि लोगों की, इसीलिए हम जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की मानसिकता को झकझोरें और ये ऐसा काम करें कि उनकी चेतना वापस लौटे, ताकि भ्रष्टाचार की सुरक्षा की तरह बढ़ते जा रहे इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।